आज की कहानी है अशनूर की कहानी, जिसके प्यार में पागल हो जाता है एक जिन। और वो जिन उसके साथ जो जो चीज़ें करता है, जो जो गलत काम करता है, जिस तरह से उसको मेंटली हैरेस करता है, ये कहानी जब आप पूरी सुनेंगे तो आई एम श्योर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज बाय डी, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी हमें अशनूर ने भेजी है कश्मीर से, और एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी है, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। एंड मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बातें करना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी थी। आप लोगों ने मुझसे कई सारी तरह से मदद मांगी थी, उस बारे में इस वीडियो के एकदम एंड पे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अशनूर है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। अभी मैं अपनी फैमिली के साथ जम्मू में रहती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन कंप्लीट कर सकूँ। आज मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी जिंदगी का हिस्सा है। सच बोलूं तो शुरू में मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि किसी को एक कहानी सुनाने का। मैंने सोचा था रहने दो, जो हुआ वो मेरा ही बोझ है। पर फिर मैंने आपकी स्टोरी सुनी और तब मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर दुनिया में लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करके भी जीने की हिम्मत रख सकते हैं, तो शायद मैं भी रख सकती हूँ। इसी रियलाइजेशन ने मुझे हिम्मत दी और आज मैं अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ, सिर्फ इसी सोच के साथ मेरी स्टोरी किसी एक इंसान को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करवा देना तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना मेरी कहानी का मकसद पूरा हो गया। ये बात कुछ साल पहले की है। मेरे ग्रैंडफादर, जिनको मैं प्यार से अब्बा बुलाती थी, उनका इंतकाल लगभग 11 साल पहले हो गया था। और मेरी दादी, मेरी अम्मा, वो 4 साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी। मैं कश्मीर से हूँ और हमारे एरिया में एक बहुत पुरानी फैमिली ट्रेडिशन है। हम लोग अपना एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान अपनी ही जमीन पे बनाते हैं। ये कोई आम जगह नहीं होती। फैमिली के बड़े मिलके सबसे खूबसूरत, शांत और सबसे प्योर जगह चूज करते हैं। अक्सर थोड़ी एलिवेटेड सी जगह होती है, थोड़ी सी ऊंची सी, जहाँ अच्छी रोशनी हो, एकदम फ्रेश हवा हो और एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग हो। और एक चीज बहुत क्लियर होती है कि यहाँ पे सिर्फ जो डायरेक्ट हमारे ब्लड लाइन वाले लोग होते हैं, डायरेक्ट खून के रिश्ते वाले लोग होते हैं, उन्हीं को इस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। एक सिंपल सी ट्रेडिशन है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक लेगेसी है जो जनरेशंस तक चलती आई है। अब बात करते हैं मेरे घर की। हमारा घर काफी आइसोलेटेड था। उस पूरे एरिया में सिर्फ 3 या 4 घर थे, मेरे और मेरे फादर के भाइयों के। हर घर के बीच में लगभग आधा किलोमीटर का फासला था। अब आप पूछोगे बाकी जमीन में क्या था? बाकी जमीन पे पूरे फ्रूट ऑर्चर्ड्स ही ऑर्चर्ड्स थे। वहाँ पे एप्पल्स थे, पियर्स थे, स्ट्रॉबेरीज, वॉलनट्स और साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां। सच बोलूं तो ये जगह बचपन जीने के लिए परफेक्ट थी। मैं अपने कजन्स के साथ वहीं बड़ी हुई। खुले खेत, पेड़, मिट्टी, हवा और एक ऐसी फ्रीडम जो शायद शहरों में मिलना नामुमकिन है। तब लगता था कि ये जगह हमेशा ऐसी ही रहेगी, शांत, खूबसूरत और सेफ। पर मुझे क्या पता था कि इसी सुकून के बीच में मेरी जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर छुपा हुआ था। ये बात है पिछले साल की सर्दियों के मौसम की। मेरी लेट ग्रैंडमदर, मेरी अम्मा के लिए घर में कुरान खानी रखी गई। ये एक रिचुअल होता है जहाँ पे स्कॉलर्स और फैमिली के लोग मिलकर कुरान की तिलावत करते हैं ताकि मरहूम रूह को सवाब और बरकत मिल सके। दोस्तों, अशनूर की इस कहानी में ना बहुत टिपिकल उर्दू के वर्ड्स हैं। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मैं साथ साथ में कोशिश करूंगा कि उसका आपको हिंदी में भी मतलब बताता जाऊं ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। सो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, कुरान की तिलावत करते हैं ताकि मरहूम रूह को सवाब और बरकत मिल सके। इसका मतलब है कि जो आत्मा है उनको शांति हो, इस वजह से एक तरह की पूजा रखी गई थी। चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। वो दिन चिल्लाए कालन का टाइम था, यानी कश्मीर की सबसे खतरनाक सर्दी वाले दिन। अभी स्नो नहीं पड़ी थी, लेकिन फॉग इतनी ज्यादा थी कि हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। और हवा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। उसी शाम लगभग 8 बजे के आसपास मैं और मेरी कजन कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा पढ़ने और ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जैसे ही हम चल रहे थे, मेरी नजर 2 आदमियों पे पड़ी जो कि वहाँ खड़े थे। वो दोनों शॉल्स में लिपटे हुए थे और उन्होंने ट्रेडिशनल सूट्स पहने हुए थे। मुझे 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपनी कजन से कहा, देखो पापा और चाचू वहां खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन था कि ये वही होंगे। उस समय फॉग इतनी घनी थी कि चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, सब कुछ बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा था। हम बिल्कुल उनके पास से निकल गए, ये सोचकर कि शायद वो दोनों किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हो, इसलिए हमने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया। हम बस आगे बढ़ गए, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल अनअवेयर। पर मुझे क्या पता था कि जो मैंने उस वक्त देखा था वो इतना सिंपल नहीं था जितना मैंने सोचा था। जब हम फातिहा पढ़कर वापस लौटने लगे ना, तब अचानक मुझे पीछे से कदमों की
आवाज सुनाई दी। फॉग इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी दिख नहीं रहा था, ना रोड, ना पेड़ और ना ही कोई चेहरा। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बात थी कि मुझे उनकी प्रेजेंस क्लियरली फील हो रही थी। मेरा दिल थोड़ा सा घबराया और फिर मैंने आवाज लगाई, पापा हम वापस जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने कहा, मैं और मेरी कजन तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गए। ना हमने पीछे देखा, ना हमने कुछ सोचा, बस एक फीलिंग थी हमारे अंदर कि चलो भाई अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। इसके बाद जब हम घर पहुंचे, घर के अंदर पहुंचते ही ना हम दोनों फ्रीज हो गए। रूम के अंदर आग के पास मेरे पापा और चाचू शांति से बैठे हुए थे, वो कहीं गए ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, मेरी आवाज निकलनी मुश्किल हो गई। मैंने तुरंत पापा से पूछा, पापा वो रोड के पास, ग्रेवयार्ड के पास 2 आदमी खड़े थे, वो कौन थे? पापा ने मुझे देखा और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोले, वहां तो कोई नहीं था। मेरा दिमाग घूम जाता है। उस पल मुझे लगा शायद मैं गलत देख रही हूँ, पर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। बाद में हमें पता चला कि जो नेबर्स वहां हो सकते थे वो उस वक्त टाउन से बाहर गए हुए थे। मतलब उस पूरे एरिया में किसी का होना पॉसिबल ही नहीं था। इतनी ठंडी फॉग, रात के 8 बजे, चिल्लाए कालन का वक्त, और कोई वहां खड़ा हो, इम्पॉसिबल। और तब मुझे समझ में आया कि जो हमने देखा था, जो हमने फील किया था, वो नॉर्मल नहीं था। वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था और ना ही इमेजिनेशन। कुछ चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन वो महसूस हो जाती है। और उस रात कश्मीर के उस गहरे फॉग के बीच मैंने वही महसूस किया था। उस इंसिडेंट के बाद मेरी फैमिली ने मुझे काफी शांत करने की कोशिश की। मैं बहुत घबरा गई थी। घर में कुरान की आयतें पढ़ी गईं, दुआ मांगी गई और मेरी अम्मी नानी ने मेरे लिए दम भी किया। उन्होंने पानी भी दुआ पढ़कर फूंक मारी और मुझे वो पानी पीने को दिया। वो बार बार मुझे समझाती रही, सब ठीक है बेटा, डरने की कोई बात नहीं। कभी कभी रात के वक्त पेड़ों के आसपास जिन वगैरह होते हैं, तो हो सकता है वही हो, तो तुम क्यों घबरा रही हो, तुम रिलैक्स करो। उनकी बातों से थोड़ा सा सुकून तो मिला मुझे। हम वहाँ पे 2-3 दिन और रुक गए और फिर धीरे धीरे लगने लगा जैसे सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। फिर हम अपने घर आ गए। मैं अपनी पढ़ाई, रूटीन और डेली लाइफ, इन सब में बिजी हो गई। मुझे लगा शायद वो बस एक अजीब सा इंसिडेंट था, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर टिका नहीं। लगभग 5-6 दिन बाद असली नाइटमेयर शुरू होता है। रात को सोते ही मुझे वही सब सपने में दिखने लगा। बिल्कुल वही जगह, वही ठंडी सी फॉग और वही 2 फिगर्स जो उस दिन रात को कब्रिस्तान के पास खड़े थे। सपने में भी मैं और मेरी कजन वहां से गुजरे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे असली रात को गुजरे थे। ऑल्दो वो एक सपना था, हम नींद में थे, पर हर चीज इतनी रियल लगती थी कि दिल घबराने लगता था। फिर जैसे ही हम वापस मुड़ते हैं जाने के लिए, मुझे फिर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। सपने में भी मैं और मेरी कजन बिल्कुल वैसे ही उनके पास से गुजरते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे असली रात को गुजरे थे। हर चीज एकदम असली महसूस हो रही थी। ऑल्दो हम सपना देख रहे थे, नींद में थे, पर सब कुछ एकदम असली लग रहा था। जैसे ही वो दोनों फिगर्स मेरी तरफ चलना शुरू करते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, फॉग और घनी लगने लगती है और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे सीने से ना बाहर आ जाएगा वो। उस पल मुझे सिर्फ एक ही चीज महसूस होती है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, और जो हो रहा है और जो आ रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। सपने के अंदर ही मुझे अचानक अपने शोल्डर पे एक भारी हाथ महसूस होता है, बिल्कुल रियल, इतना रियल कि मैं आज भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ। 5 अलग अलग उंगलियां क्लियरली टैप करती हुई, जैसे मुझे कह रही हूँ रुक जाओ, यहीं रुको। कान के पास एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान चल रहा हो और तेज तेज सांस ले रहा हो। एग्जैक्ट वही वाली ब्रीदिंग। उस पल मैं घबरा जाती हूँ और मैं सलमा को रुकने के लिए कहती हूँ और हम दोनों पास में ही पड़े एक पत्थर पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही हम उठकर दोबारा चलने लगते हैं, बस कुछ ही कदम चलते हैं और फिर से वही शोल्डर पे टैपिंग होती है, जैसे फिर से मुझे कोई रोकने का इशारा कर रहा हो। मैं दोबारा सलमा को रुकने के लिए कहती हूँ और इस बार सलमा भी थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है और बोलती है, अपी हम क्या कर रहे हैं? मैं सलमा को बस इतना सा कहती हूँ, थोड़ा वेट करो। और उस वक्त तक ना मुझे पूरी तरह से फील नहीं होता है कि कुछ गलत है। अच्छा, अब कुछ देर बाद हम फिर से चलना शुरू कर देते हैं और इस बार एक और चीज नोटिस होती है। जैसे ही हम चलते हैं, सांस लेने की जो आवाज है ना वो आने लगती है और जैसे ही हम रुकते हैं वो आवाज भी रुक जाती है। अब सिचुएशन सीरियस होने लग रही है। मैं सलमा से पूछती हूँ कि सांस की आवाज कहाँ से आ रही है? वो कहती है कि उसे लगा वो मेरी आवाज थी और मुझे लगा वो उसकी आवाज थी। उस पल हम एक दूसरे को देखते हैं और जो माहौल था, जो साइलेंस था, वो और ज्यादा हैवी हो जाता है। मैं घबराती हूँ, मैं तुरंत बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और अपना फोन निकालकर टॉर्च ऑन करने के लिए मुड़ती हूँ, ये सोच के कि शायद वहां पे कोई होगा। मैं देखती हूँ पर वहां पे कोई भी नहीं होता है, ना कोई इंसान, ना कोई शैडो और ना कोई मूवमेंट, बस पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसी खामोशी जो कान में गूंजती है। हम हिम्मत करके हर तरफ देखते हैं, इधर उधर, आगे पीछे, लेकिन लिटरली वहां पे कोई भी नहीं होता है, एकदम खाली, लाइक फ्रीकिंग नो वन। और उस पल
मैं एकदम शॉक में आ जाती हूँ, मैं फ्रीज हो जाती हूँ, मेरे पैर हिलते ही नहीं है और एग्जैक्ट उसी मोमेंट मेरी नींद टूट जाती है और मेरा पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ होता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और मैं बुरी तरह से घबरा चुकी होती हूँ। मैं तुरंत आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। मैं वैसे भी ऐसी लड़की हूँ जिसे सोने के लिए पूरी डार्कनेस चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी भी रोशनी ना हो ना तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन उस रात डर इतना ज़्यादा था मुझे कि मैंने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। सिर्फ रूम की नहीं, मैंने लॉबी, किचन, हर जगह की लाइट जला दी। उस रात अंधेरा नहीं, मुझे तो रोशनी से थोड़ी सी हिफाजत महसूस हो रही थी। रात का लगभग 2:30 बजे का वक्त था। मेरा रूम 2nd फ्लोर पे था और बाकी पूरी फैमिली 1st फ्लोर पे सो रही थी। मैं इतना घबराई हुई थी कि उस वक्त घर मुझे और ज्यादा खाली और ज्यादा बड़ा लग रहा था, जैसे मैं अकेली नहीं बल्कि किसी और चीज के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं बस बेड पे बैठकर बिल्कुल वाइड अवेक थी। नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। मैंने अपना टैब ऑन किया और कुरान की रेसिटेशंस चलाई और बस उसी आवाज के सहारे में बैठी रही। मैं टाइम देख रही थी और सुबह की अजान का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अजान के बाद ही मैं थोड़ा सा सेफ फील कर पाऊंगी, उतना कि मैं अपनी जगह से हिल भी सकूं। मुझे पता था कि मेरी अम्मी ना सुबह जल्दी उठती है फजर की नमाज के लिए, इसलिए मैं बस उनके उठने का वेट कर रही थी। जैसे ही उनकी मूवमेंट की आवाज आई मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मैं धीरे से नीचे 1st फ्लोर पे चली गई, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास मैं रह सकूं। उनके पास जाके मैंने पूरी रात जो भी हुआ, सपना, डर, सब कुछ डिटेल में उन्हें बताया। अम्मी ने मुझे शांत किया और फिर मुझे वो दम वाली दुआ पढ़ी जो पहले नानी ने बताई थी, और फिर दम का पानी भी दिया मुझे पीने को। और उसके बाद मुझे लगा जैसे मेरी सांस थोड़ी नॉर्मल हुई हो। ये रात बहुत भयानक थी, बहुत डरावनी थी, पर इसके बाद जिंदगी जैसे नॉर्मल रूटीन पे आ गई। मैं तैयार होती थी, कॉलेज जाती, वापस आती, फिर घर का खाना, थोड़ी देर रेस्ट, फिर पढ़ाई और फिर रात को सो जाना। यही रूटीन कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर छुप के बैठा हुआ था, जो बस शायद मौका ढूंढ रहा था वापस आने का। कुछ दिन बाद वही सपना दोबारा से आया, उसी टाइम, लेकिन इस बार एक ज्यादा खौफनाक ट्विस्ट के साथ। आपको ध्यान है ना, मेरे को वो 2 आदमी दिखे थे। हम कब्रिस्तान से जाते हैं, हमें वो 2 लोग आदमी दिखते हैं, उसके बाद मेरे कंधे पे टैपिंग होती है। पर अब जब दूसरी बार मेरी शोल्डर पे टैपिंग होती है तो अचानक मेरे दिमाग में आता है कि शायद ये अरशद और वालिद होंगे। ये दोनों मेरे कजन्स हैं और वो अक्सर हमारे साथ ऐसे प्रैंक्स करते रहते हैं। इसी सोच के साथ मैं सपने में गुस्से में एकदम पीछे मुड़ती हूँ, आसपास देखती हूँ और फिर उनका नाम लेके चिल्लाती हूँ, बस करो, अब बाहर आओ, बहुत हो गया प्रैंक, बकवास बंद करो अपनी। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है, ना हंसी, ना आवाज, कुछ भी नहीं। मैं सलमा से कहती हूँ, सलमा बस भागो, फक एवरीथिंग, सीधा घर भागते हैं। और हम दोनों पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए भी वो गहरी सांस लेने की आवाज हमारे साथ साथ चल रही होती है। दिल मुंह में आ चुका होता है लेकिन हम रुकते नहीं है। तभी अचानक से एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरता है, इतनी ठंडी जैसे कान में किसी ने बर्फ का गोला मार दिया हो। उस एक पल मैं बिल्कुल जम जाती हूँ, पैर हिल ही नहीं पाते, बॉडी एकदम स्टैचू जैसी हो जाती है। सलमा घबरा जाती है और मुझे जोर जोर से हिलाती है और तब जाकर मुझ पे अपने सेंसेस वापस आते हैं। फिर हम दोनों दोबारा भागने लगते हैं और घर का एंट्रेंस गेट के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं हाथ बढ़ा के गेट का लैच पकड़ती हूँ, मेरी सांस वहां पे अटक जाती है। वो लैच इतना ज्यादा ठंडा होता है जैसे वो बर्फ का बना हुआ हो। मैं उसे छू भी नहीं सकती और फिर उसी एग्जैक्ट मोमेंट फिर से मेरे शोल्डर पे टैप होता है और इस बार मैं पूरी तरह से पिस ऑफ हो चुकी होती हूँ। गुस्से में मैं पीछे मुड़ती हूँ और मुझे तैयार होती हूँ कि जो भी होगा मैं उसे पंच कर दूंगी। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता है। और जब मैं दूसरी तरफ देखती हूँ, सलमा भी वहां पे नहीं होती है, वो गायब हो चुकी होती है। मैं बस अकेले खड़ी होती हूँ रात के अंधेरे में अपने घर के एंट्रेंस गेट के सामने। दिल फटने लगता है। मैं उसे हर जगह ढूंढने लगती हूँ, इधर उधर भागती हूँ, उसका नाम चिल्लाती हूँ लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पैनिक इतना बढ़ जाता है कि गला बंद होने लगता है और उसी पैनिक में मैं जोर जोर से उसका नाम लेती हूँ और सपने से उठ जाती हूँ। मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं असली में भी जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रही होती हूँ। मेरी बेचारी बहन जो मेरे बगल में सो रही होती है वो बेचारी उठ जाती है। वो मुझे शांत करने लगती है और मैं रोती हुई कहती हूँ कि सलमा गायब हो गई, मुझे नहीं मिल रही। वो मुझे समझाती है, पूछती है कि क्या हुआ। जब मैं कहती हूँ कि वो सपना आया था, वो सारी चीज़ें हुई,
तो वो बोलती है कि सपना सुबह सुनाना, रात को नहीं सुनाते हैं वरना ताबीर उल्टी हो जाती है। ये बात हमारे कल्चर में मानी जाती है। ताबीर उल्टी हो जाने का मतलब होता है कुछ सपने में जो भी आपने देखा था उसका गलत कुछ हो जाना, गलत डायरेक्शन में हो जाना। खैर कहानी कंटिन्यू करता हूँ। चिल्लाए कालन का वक्त था और भयानक सर्दी थी, लेकिन मैं पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। उस रात फिर भी नींद आना पॉसिबल नहीं था। अजान तक जैसे तैसे वक्त काटा, फिर अम्मी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। फिर दुआ पड़ी और दम का पानी पिया। मैं मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड, बहुत थक गई थी और बहुत ज्यादा फ्रीक्ड आउट भी थी, पर फिर भी मैंने अपना रूटीन रेगुलर रखा। वही खाना, कॉलेज, वापस आना, थोड़ा सोना, पढ़ना। फिर से कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। अब मैंने अम्मी के साथ सोना शुरू कर दिया था और एक रात, आधी रात के बाद वही सपना फिर से आता है और इस बार वो सपना वहीं से कंटिन्यू हुआ जहां पिछली बार वो खत्म हुआ था। मैं फिर से सलमा को हर जगह ढूंढ रही होती हूँ, उसका नाम लेके चिल्लाती हूँ और जब मैं एंट्रेंस गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो गेट अपने आप खुल जाता है। मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ क्योंकि पहले तो मैंने उसे खोलने की कोशिश की थी और वो खुला ही नहीं था, तो अब वो अपने आप कैसे खुल गया? मुझे लगता है शायद अंदर कोई होगा, इसलिए मैं गेट के अंदर जाकर देखती हूँ, लेकिन अंदर कोई होता ही नहीं है। अब मैं और ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ और सलमा को ढूंढते हुए इधर उधर भागने लगती हूँ। अब इस वक्त मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो मैं भाग जाऊं, घर के अंदर चले जाऊं, या फिर मैं वापस जाकर सलमा को ढूंढूं। और ऑब्वियसली मैं उसको छोड़ के तो नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं वापस मुड़ती हूँ और जो मैंने उस वक्त देखा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। सपने में मैंने सलमा को देखा और वो मेरे अब्बा की कब्र पे बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी जगह, उसी कब्र पर। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उस दिन पहने थे। वो कुछ पढ़ रही थी, लेकिन ऐसे जैसे अपनी ही दुनिया में खो गई हो। मैंने जोर से उसका नाम पुकारा, चिल्लाई में जोर से, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं भागकर उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी, जैसे वो कब्र से चिपक गई हो। कोहरा धीरे धीरे हम दोनों के बीच में डेंस होता जा रहा था और उस पल जो फीलिंग थी ना, उसका वहां फंस जाना, वही सबसे ज्यादा हॉन्टिंग थी। मैं उससे भीख मांग रही थी, रो रही थी, सलमा प्लीज बता क्या हुआ है, प्लीज चल यहाँ से, मुझे बहुत ठंड लग रही है सलमा। लेकिन वो बिल्कुल चुप थी, कोई रिएक्शन नहीं। उस डेस्परेशन में मैं गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आ गई और मैंने उसका हाथ झटक दिया और बोल दिया, दफा निकल, बैठी रहे यहाँ, मैं जा रही हूँ। और मैं वहां से चल पड़ी, लेकिन कुछ ही कदम बाद मेरा दिल भर आया, मुझे बुरा लगा और मैं रुक गई और वापस मुड़ के उसके पास जाने लगी। पर जब मैंने वापस देखा, वो वहां थी नहीं, वहां कोई नहीं था, ना सलमा, ना कब्र का क्लियर फेस, और बस घना अंधेरा। मैं बिल्कुल पेट्रिफाइड हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था मानो बाहर निकल आएगा। मैं तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती हूँ और जितना तेज हो सके उतना तेज पढ़ती हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ ना, दुनिया गायब सी होती जा रही होती है। आगे अंधेरा, पीछे अंधेरा, दोनों साइड्स पर भी कुछ नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कब्र नहीं, सिर्फ मेरे फोन की टॉर्च का छोटा सा उजाला, छोटा सा बीम उसका, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर अचानक आगे मुझे कुछ बहुत काला सा दिखना शुरू होता है। पहले मैं खास नोटिस नहीं करती, पर फिर धीरे धीरे एक शैडो कुछ शेप सा लेने लगती है। मैं खुद को समझाती हूँ कि शायद फॉग और फोन की रोशनी का ना कोई इल्यूजन सा हो रहा होगा, कुछ रिफ्लेक्शन टाइप का होगा। मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो जो शैडो थी ना, वो रुकती नहीं है। वो बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। वो शैडो इंसान की शेप जैसी भी नहीं होती, वो बहुत ज्यादा लंबी थी, शायद 8-9 फीट की, एक सीधी बिल्कुल टावरिंग काली फिगर जो बिल्कुल मेरे रास्ते में खड़ी थी। और उसके चेहरे पर सिर्फ 2 लाल डॉट्स थे, टिम टिम करती हुई, बिल्कुल आंखों के जैसे, लेकिन लाल, गहरे लाल। उस पल जो डर था ना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लाइक प्योर टेरर। मेरे हाथ कांप गए और मेरे हाथ से फोन ही छूट के जमीन पे गिर गया। मैं इतने जोर से चीखी, इतनी तेज चीखी मैं, कि मुझे लगा मेरा गला फट जाएगा। जो भी स्ट्रेंथ बची थी सब उस चीख में निकल गया और फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे सिर्फ वही याद है, वो एब्सोल्यूट बोन चिलिंग फियर। उस वक्त मुझे रियलिटी और सपने के बीच में कोई फर्क समझ ही नहीं आ रहा था। सब कुछ इतना रियल लग रहा था। वो ठंड, गला जो चीखने से दर्द हो रहा था, वो सब बेहोशी का फील, सब कुछ एवरीथिंग वाज टेरिफाइंगली रियल। उठते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी कंट्रोल से बाहर जा रही हो। कुछ ही देर में मेरे बदन जलने लगा और जब टेम्परेचर चेक किया गया तो 106 डिग्री फीवर था। अम्मी बिल्कुल डर गई और मैं खुद भी पूरी तरह से लॉस्ट सी थी। मुझे लग रहा था जैसे ये सब एक सपना ही है और असल में तो मैं अभी भी उस ग्रेवयार्ड के पास बेहोश पड़ी हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट लूप हो रही थी कि शायद मैं किसी अजीब सी दुनिया में फंस गई हूँ। मुझे दवाई दी गई, दम का पानी भी पिलाया गया, लेकिन उसके बाद भी नींद बिल्कुल आई नहीं। आंखें बंद करती थी तो लगता था ये सब दोबारा शुरू हो जाएगा। मेरी पूरी रात इसी डर में गुजरी। सुबह होते ही मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, इसे अब सीरियसली लेना पड़ेगा। ये सिर्फ सपना नहीं लग रहा था,
ये चीज मेरी बॉडी और दिमाग दोनों पे असर कर रही थी। फिर हमने नानी को फोन किया और जो भी हुआ था शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ डिटेल में नानी को बताया। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, कोई जो ये समझ सके कि मेरे साथ हो क्या रहा है और कोई जो मुझे इस चीज से बाहर भी निकाल सके। नानी ने हमें कहा कि अब हमें कश्मीर आ जाना चाहिए और वहां प्रॉपर मदद लेनी चाहिए, इसलिए डिसाइड हुआ कि अब हम परसों कश्मीर के लिए निकलेंगे। उस बात के बाद कुछ घंटों के लिए मैं फिर से सो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मुझे बिल्कुल क्लियर याद नहीं। उस पॉइंट से आगे सब कुछ ब्लर हो जाता है। मुझे बस छोटे छोटे टुकड़े याद हैं, जैसे कोई मेमोरी टूट फूट कर आ रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बहुत दूर से खींचकर वापस ला रहा हो, जैसे मैं कहीं फंस चुकी हूँ और वहां से जबरदस्ती निकाली जा रही हूँ। फिर अचानक से मैं दोबारा चीख कर उठ जाती हूँ। आंख खुलते ही मैं जोर जोर से कांप रही थी, पूरा जिस्म अनकंट्रोलेबली शिवर कर रहा था और साथ ही मेरी बॉडी आग की तरह जल रही थी। बुखार अब भी भयानक था, सर घूम रहा था और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो था मेरी अम्मी का चेहरा। उसके पीछे घर के सब लोग जमा थे, सबके चेहरों पर एक ही एक्सप्रेशन था, प्योर पैनिक और इंटेंस वरी। बाद में मुझे बताया गया कि मैं नींद में सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि ब्लड कर्डिंग स्क्रीम कर रही थी, ऐसी चीख जो पूरे घर में गूंज गई थी और सबको भागते हुए उस रूम तक ले आई थी। मुझे बताया गया कि मेरा जिस्म बेड पे इधर उधर पटक रहा था, जैसे मैं किसी से लड़ रही हूँ, किसी चीज को दूर धकेलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे होश में लाने के लिए उन्हें बहुत देर तक जोर लगाना पड़ा। वो मुझे हिला रहे थे, आवाज दे रहे थे, मेरी चीखें थपथपा रहे थे। तब जाकर कहीं मैं वापस इस दुनिया में आई। जब मैं फाइनली होश में आई, मैं रुक नहीं पा रही थी रोने से। ऐसा लग रहा था जैसे सपने और रियलिटी के बीच में जो फर्क होता है, जो बाउंड्री होती है, वो उस पल पूरी तरह मिट चुकी थी। मेरे लिए दोनों एक हो चुके थे। मैं इतना डर चुकी थी कि आंखें बंद करने से भी डर लग रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैंने आंखें बंद की तो वो 9 फुट की लंबी शैडो वहीं मेरा वेट कर रही होगी, बिल्कुल वहीं जहां मैंने उसे छोड़ा था। इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद जो इंटेंस नाइट टेरर हुआ था, उसके बाद बॉडी का रिएक्ट करना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था। ऐसे केसेस में हाई फीवर आ जाना काफ़ी कॉमन होता है, स्पेशली जब डर इतना एक्सट्रीम हो कि सिस्टम ओवरलोड हो जाए। मेरा दिमाग, मेरा जिस्म सब कुछ जैसे थक चुका था, इसलिए बुखार उतरने का भी नाम ही नहीं ले रहा था। वो सिर्फ फीवर नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे मेरी बॉडी कह रही हो कि बस बस अब और नहीं। उस पॉइंट पर कोई डाउट ही नहीं बचा था। हमने डिसाइड किया कि अब वेट करना गलती होगी और इस बार डिसीजन मैंने एक सेकंड के लिए भी डिले नहीं किया। हमने तुरंत निकलने का फैसला किया और हम बस निकल गए। नानी के घर पहुंच के हमने थोड़ा रेस्ट किया, लंच किया और बिना डिले करे सीधा पीर साहब के पास गए। वहाँ जो बात उन्होंने हमें बताई उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर एक जिन का असर है और वो मेरे बिल्कुल आसपास है, मेरे साथ अटैच हो चुका है और इसी वजह से मुझे बार बार उस जगह की तरफ खींच रहा है। वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सपने रिपीट हो रहे हैं। पीर साहब ने दम किया, मुझे एक तावीज दिया जो मैंने गले में पहना था और कहा कि इसे कभी अब उतारना नहीं है। हम तावीज पहनकर वापस घर आ गए, लेकिन घर आने के बाद भी कुछ नॉर्मल नहीं रहा। मैं अपने ही घर से डरने लग गई थी। मैं ऊपर स्टेयर्स पर जा ही नहीं पाती थी, टेरेस या रूफटॉप तो दूर की बात है। मैं बस अम्मी के रूम में बस उनके साथ रहने लगी। बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया। हर जगह एक अजीब सा खौफ फील होता था। मैं पूरी तरह से इंसोम्नियाक बन चुकी थी। सोच के देखो, मैं पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोती थी। ये इनसेन था। लेकिन एक अजीब सी बात ये थी कि ये नाइटमेयर्स कुछ टाइम के लिए रुक भी गए। धीरे धीरे मैं ग्रेवयार्ड वाले इंसिडेंट को ऑलमोस्ट भूलने लगी और मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है। फिर एक दिन मेरी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ वापस ले आया। मैं नहाने गई और तावीज उतारकर मैंने बाथरूम के शावर के हैंडल पर रख दिया। मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है, मैं आई स्वेयर में बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही, मुझे याद है मैंने वहीं रखा था, लेकिन मैं भूल गई उसे वापस पहनना। उसी रात नाइटमेयर फिर से आ गया। सपना बिल्कुल वहीं से रिज्यूम हुआ जहां मैं पहले बेहोश हुई थी ना, वो 2 लाल तीखी आंखें। और इस बार मैंने महसूस किया कि कोई मेरे चेहरे को छू रहा है। बहुत बहुत ठंडा सा टच था, जैसे कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लिटरली फील हुआ और जब मैं उठी वहां पे कोई नहीं था। इस बार मैं टूट चुकी थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, क्योंकि मैं थक चुकी थी, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। कुछ मिनटों बाद अचानक से एक अजीब सी खामोशी आ गई। मेरा जिस्म कुछ महसूस ही नहीं कर रहा था, ना डर ना घबराहट। अंधेरा भी अब अंधेरा सा नहीं लग रहा था, बल्कि लाइट
लाइट जैसा लगने लगा था, एक अजीब सा कंफर्ट आ रहा था, जैसे सब कुछ ठीक हो। वो फीलिंग इतनी सरियल और मैजिकल थी कि मैं खुद ही हैरान हो गई। मैं उठी और खेतों की तरफ चली गई और एक बड़े से पियर ट्री के सामने जाके बैठ गई। मैंने उस शख्स को बुलाना शुरू किया जिसने मुझे जगाया था। मैं बस कह रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। मैं धीरे धीरे वहीं ठंड में सो गई और अचानक किसी ने मेरे ऊपर एक गर्म कोजी सा शॉल डाल दिया। उस वार्मथ के साथ जो नींद आई ना, वो शायद मेरी जिंदगी की बेस्ट स्लीप थी। अगली सुबह मैं बहुत खुश उठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कॉलेज गई इतने दिनों बाद, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, रिफ्रेशिंग लग रहा था। मैं तावीज के बारे में बिल्कुल भूल ही गई। जिंदगी वापस बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी। लेकिन रात को जब मैं सोती थी, सपना दोबारा से वहीं से शुरू होता था जहां पे उसने मुझे शॉल दिया था। इस बार मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ और उससे बात करने लगती हूँ। वो कुछ बोलता नहीं है, बस शर्मा के मुझसे भाग जाता है। मैं उसकी पीठ देखती हूँ और जब वो दूर जा रहा होता है, उसके लंबे गोल्डन ब्राउन बाल बिल्कुल हवा में बहते हुए, बिल्कुल बिल्कुल सनसेट जैसे। पीछे से वो इतना हैंडसम लगता है और मेरे अंदर एक अजीब सी मैग्नेटिक, एक अजीब सी क्यूरोसिटी पैदा हो जाती है। मुझे क्यूरोसिटी हो रही होती है उसका चेहरा देखने की। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो इंट्रोवर्ट है या फिर अभी बात करने के लिए रेडी नहीं है। मैं बस मुस्कुराई और फिर मैं सो गई। अगली सुबह फिर सब कुछ ठीक था, वही रूटीन से उठना, काम, दिन, सब कुछ दिन का गुजरना। रात को जब मैं फिर सोती हूँ, सपना फिर से रिज्यूम हो जाता है। मुझे शॉल देता है, मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, वो मुड़ता है, वो भागता है। मैं उसके पीछे भागने लगी तो वो और तेज भागने लगा और मुझे गुस्सा सा आया। और फिर मैंने उसे बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, तुम्हें परवाह नहीं है ना, बाय। मैं खेतों से निकलने लगी, लेकिन जैसे ही मैं पियर ट्री के पास से गुजरी, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक लिया। उसका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैं उसे देखकर जम सी गई। वो सबसे खूबसूरत इंसान था जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा था। ब्रेथ टेकिंगली हैंडसम, परफेक्ट लिप्स, परफेक्ट फेस। मेरे अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन उठी जो मैंने रियल लाइफ में कभी किसी के लिए फील ही नहीं की थी। लेकिन वो अट्रैक्शन बहुत खतरनाक थी। बस उस वक्त मुझे उसका अंदाजा नहीं था। हम दोनों बस पेड़ के पास बैठ गए और मैं बोलती ही चली गई और वो बस शांति से मुझे सुनता रहा, चेहरे पर एक बिल्कुल प्योर सुकून वाली मुस्कान के साथ। सब कुछ इतना कंफर्टिंग था कि मुझे लगा जैसे यही मेरी जगह है। फिर मैं उसके कंधे पर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठती हूँ, दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सब कुछ मेस्मराइजिंग। मैं अपना रूटीन फॉलो करती रही, लेकिन पूरा दिन बस रात का इंतजार करती ताकि मैं फिर से सो सकूं और उससे मिल सकूं। रात को जब सोई तो सपना वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ सुबह हुई थी और हम दोनों जागे थे। जैसे ही मैं घर जाने के लिए उठी, उसने आंखों में आंसू लिए मुझे रोक लिया और मैं वापस उसके पास बैठ गई। मुझे भूख लगी तो उसने पेट से पियर्स गिरा दिए। मैं खाती रही और बस मुझे देखते रहा, मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे हम दोनों और ज्यादा क्लोज होते गए। फिर हम साथ में माउंटेन ट्रेकिंग, ट्री क्लाइंबिंग, स्विमिंग और पता नहीं क्या क्या करने लगे। जब भी मैं उसके साथ होती थी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा शांति महसूस होती थी। हाँ, मैं मानती हूँ ये सपने थे, पर ये इतने रियल, इतने कंफर्टिंग लगते थे कि मैं फर्क भूलने लगी थी। और धीरे धीरे मुझे सुबह से नफरत होने लगी थी। मैं दुनिया से विड्रॉ करने लगी थी। कॉलेज जाना बंद, दोस्तों से बात बंद, फैमिली से भी मुश्किल से 2 शब्द। मुझे सोना था सिर्फ, ताकि मैं फिर से उसके पास जा सकूं। मैं इतनी नाइव थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझे जानबूझकर आइसोलेट कर रहा था, हर ह्यूमन कनेक्शन से दूर खींच रहा था, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी हो जाऊं। कुछ दिन बाद अम्मी गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि अब मुझे उनके साथ ही सोना होगा और मुझे अपना रूटीन ठीक करना पड़ेगा। ये सुनते ही मैं पैनिक कर गई। मैं चीखने लगी, गुस्से में अपने रूम में भाग गई। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन रात को जब मैं सोई, वो फिर आया। इस बार वो नाराज लग रहा था। मैंने उसे समझाना शुरू किया, मनाया, कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, अम्मी फोर्स कर रही थी, देखो मैं वापस आ गई हूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ना प्लीज। और धीरे धीरे वो शांत हो गया, खुश हो गया और फिर हम फिर से चलने लगे। मैं फिर से बातें करती रही और ये सब कुछ एक और हफ्ते तक चलता रहा। इस दौरान मैं किसी से बात नहीं करती थी। खाना लगभग मेरा बंद हो चुका था और मैं बस अपने रूम में बंद रहती थी। दुनिया से कट चुकी थी मैं, सिर्फ वो सपने की दुनिया में जिंदा थी मैं। एक दिन अम्मी ने मुझे नीचे बुलाया। मैं जैसे ही गई, देखा मेरे भाई और बहन पानी से खेलते खेलते मस्ती में लड़ रहे थे और गलती से वो दोनों पूरा पानी मुझ पे गिरा देते। मेरे कपड़े पूरे भीग गए थे और फिर मुझे अपना स्वेटर उतारना पड़ा। जैसे मैंने स्वेटर उतारा, अम्मी की नजर मेरी गर्दन पर गई और उनका चेहरा एकदम बदल गया।
उन्होंने देखा कि मेरा ताबीज गायब था। हमने पूरा घर छान मारा, हर जगह देखा, लेकिन ताबीज कहीं नहीं मिला। अब अम्मी को समझ आ गया कि यही वजह है मेरे अजीब हरकतों की, मेरी आइसोलेशन की। उन्होंने तुरंत पीर बाबा को कॉल किया और उनसे एक और ताबीज मंगाया। वो ताबीज मामू के हाथ भिजवाया गया। जैसे ही मैंने ताबीज पहना, धीरे धीरे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस आने लगी। मैं फिर से थोड़ा फंक्शनल सी होने लगी, लेकिन उस नॉर्मल के साथ एक और चीज आई, वो थी गहरी लोनलीनेस और डिप्रेशन। मैं उसे बहुत मिस करने लगी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करती, सपनों में भी वो नहीं आता था। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, गुस्सा, बेचैनी, इतना कि बस मन करता था कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं और उसे कहीं ढूंढ लूं मैं। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। मुझे सिर्फ वही चाहिए था, उसका वो ठंडा सा टच, उसकी प्रेजेंस। इसी बेचैनी के बीच एक दिन जब मैं नहाने गई, मैंने अपने जिस्म पर एक निशान देखा। मुझे आज भी क्लियरली याद है, एक रेक्टेंगुलर ब्रूज था, बिल्कुल फिंगर नेल्स के इम्प्रिंट जैसा। मैं डर के मारे अम्मी के पास भागी और पूछा, ये मुझे कौन कर रहा है? मेरे साथ हो क्या रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने इग्नोर करने की भी कोशिश करी, लेकिन ये निशान बार बार आने लगे, बाहों पर, पैरों पर, पीठ पर, पेट पर। और फिर वो मोमेंट आया जो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग था। मेरे इनर थाई पर एक गहरा डार्क पर्पल रेड ब्रूज आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ लिया हो। जब मैंने वो अम्मी और बहन को दिखाया, हम तीनों को समझ आ गया कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, कुछ फिजिकली मुझे इफेक्ट कर रहा था। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल गया था। सब डरे हुए थे, पेट्रीफाइड थे। मेरा चेहरा सिक लगने लगा था। एक तरफ मैं उसे मिस कर रही थी और दूसरी तरफ ये मार्क्स मुझे तोड़ रहे थे। नींद तो मेरी वैसे ही ठीक नहीं थी। मैंने पैरासिटामोल के हाई डोजेस लेने शुरू किए, सिर्फ सोने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे थे। आखिरकार मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब दोबारा पीर बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। वहां जाकर उन्होंने कहा कि एक एसेंशियल एक्सॉर्सिज्म करने की जरूरत है, क्योंकि जिन मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। मुझे उस रिचुअल के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि कुछ स्टीमी स्मोक जैसा उन्होंने मुझे दिया था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके आगे अब सब कुछ कंप्लीट ब्लैकआउट है। जब मैं घंटों बाद होश में आई, मेरा पूरा जिस्म दर्द से भर गया था। ऐसी सोरनेस जैसे किसी ने मुझे पीटा हो। मैं खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। पूरे एक दिन बाद मुझे घर वापस लाया गया। पीर बाबा ने कुछ चीजें बताई थी जो फॉलो करनी थी, ताकि वो मुझसे दूर रहे। अम्मी और अब्बू वो सब कुछ करते रहे, जैसे सर्टेन अमाउंट का मीट डॉग्स को देना मेरी प्रोटेक्शन के लिए और कुछ चीजें। लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि उस दिन असल में हुआ क्या था। एक दिन मैंने जबरदस्ती अम्मी से पूछा, अम्मी को बहुत फोर्स किया और तब उन्होंने बताया कि उस सेशन के दौरान वो जिन फिर से मुझ पर आ गया था। उसने मुझे पोजेस कर लिया था और फिर पीर बाबा ने उनसे बात करी। क्या बात करी ये अम्मी को नहीं पता, पर उसके बाद पीर बाबा ने मुझे कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स दिए थे, ताकि मेरा और उस जिन का ना जो बॉन्ड है वो टूट सके। मुझे बताया गया था कि मुझे कभी काले कपड़े नहीं पहनने हैं, हर वक्त बॉडी कवर्ड रखनी है, मुझे परफ्यूम लगाना बिल्कुल मना था, बाल खोलना बिल्कुल मना था और शाम के बाद बाहर जाना मना था। ये सब चीजें जो कहा जाता है ना, जिनको अट्रैक्ट करती हैं। और फिर इसके बाद यहीं से मेरी जिंदगी का एक और चैप्टर शुरू होता है। आखिरकार मुझे ये भी समझ आ ही गया कि मेरे साथ असल में हुआ क्या था। जम्मू से कश्मीर जाते हुए जो एक लंबा सा रूट होता है ना, बीच बीच में डेंस जंगल और पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। एक बार हमने ऐसे ही एक घने जंगल के पास गाड़ी रोकी थी, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए। मैं गाड़ी से उतरी और बस बच्चों की तरह उछल कूद कर रही थी, खुश थी, केयर फ्री थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहीं किसी ने मुझे देख लिया था। एक जिन, उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और धीरे धीरे मैं पसंद आने लगी। मैं उस वक्त परफ्यूम लगाए हुई थी, मेरे लंबे ब्राउन बाल, मेरे हाथ, मेरी आंखें, इन सब चीजों ने उसे अट्रैक्ट कर लिया। और उस दिन के बाद वो मुझे फॉलो करने लगा। वो मेरे साथ साथ चलता रहा बिना मुझे पता चले, और फिर जाकर उसी पीयर ट्री पे वो सेटल हो गया, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। वहीं से वो मुझे देखता रहा, दिन रात बस देखता रहा, जब तक कि एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अब सामने आएगा। जिस दिन मैंने गहरा साया और लाल आंखें देखी थी ना, वो और कोई नहीं था, वो वही था जो अपनी असली शक्ल में मुझे मिलने आया था। लेकिन मैं तो एक इंसान हूं ना, उसकी रियल फॉर्म देखकर मैं बुरी तरह डर गई और वो ये समझ गया। लेकिन उसने एक और तरीका चुना, क्योंकि कुछ जिन ह्यूमन, बिल्ली या सांप की शक्ल भी ले सकते हैं। उसने भी वही किया, उसने इंसानी चेहरा और जिस्म अपना लिया, ताकि वो मुझे डराए बिना मिल सके। और सिर्फ कोई नॉर्मल चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत हैंडसम आदमी का जिस्म। क्योंकि मैं इंसान हूं ना,
और नेचुरली इंसानों की तरफ अट्रैक्ट होती, और ये ट्रिक काम भी कर गई। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खींचती चली गई, ऑब्सेस्ड हो गई, बिना ये समझे कि क्या हो रहा है। फिर उसने ड्रीम्स के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट करना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत शाती तरीके से उसने मुझे दुनिया से अलग करना शुरू किया। सबसे पहले लोग, फिर दोस्त, फिर खासकर मर्द। और मैं सच में उन सबसे दूर होती चली गई। जब मैंने दोबारा ताबीज पहना तो वो ड्रीम्स में फिर इंसानी शक्ल नहीं ले पाया। तब उसने एक और तरीका चुना, मेरे जिस्म पर निशान छोड़कर कम्युनिकेट करने का, और इसी तरह से ये सब शुरू हुआ था। आज मैं काफी बेटर हूँ। मैं वो सारे रूल्स फॉलो करती हूँ जो मुझे दिए गए थे। मैंने ये सब इसलिए शेयर किया क्योंकि दूसरों की कहानियां सुनकर मुझे खुद जीने की हिम्मत मिली। मुझे लगा अगर लोग इतनी अजीब, इतनी डार्क चीजों से गुजर के भी सर्वाइव कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। अगर मेरी कहानी सिर्फ एक इंसान को सिर्फ ये महसूस भी करवा दे कि वो अकेला नहीं है, कि जो उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रहा है, तो फिर मेरी कहानी बताना वर्थ इट रहेगा। अशनूर। दोस्तों, मुझे ये भी फीडबैक दीजिए कि आपको कहानियाँ लंबी पसंद हैं या छोटी पसंद है, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि छोटी कहानियाँ पसंद है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि उनको लंबी कहानियाँ पसंद है। अगर आपको छोटी कहानियाँ पसंद होगी, क्योंकि देखो कहानी की लेंथ कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं होता है, मैं आपको एकदम ट्रू कहानियाँ कोशिश करता हूँ कि सुनाऊँ, और वैसे ही सुनाऊँ जैसे वो कहानियाँ आई हैं, बिना उसमें ज़्यादा धनिया पुदीना मिर्चा लगाए बिना। तो उनके लेंथ को ऑल्टर कर पाना बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो नहीं पाता। ऑल्दो मैं काफ़ी चीज़ें काट भी देता हूँ सो दैट वीडियो थोड़ा कंटेंट रहे, बट देन बहुत मतलब जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कहानी में उसे रखता हूँ। फिर भी आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हमें नंबर 1 बनना है ना दोस्तों, वो आपके फीडबैक और सपोर्ट और प्यार से ही पॉसिबल है। तो इसी बात पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अपने भाई बहन जो मिले उनसे सब्सक्राइब कराओ। चैनल को ग्रो कराओ यार। ग्रो क्यों नहीं कर रहा है चैनल? मतलब स्लोली कर रहा है बस धीरे धीरे। एंड दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो मैंने बताया था ना कि आपके भाई को एस्ट्रोलॉजी वगैरह पता है, वास्तु, ये सब चीज़ें, ज्योतिष पता है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हो। मैंने बोला था कि भाई मुझे कोई मॉनेटरी हेल्प वगैरह नहीं चाहिए। भाई मेरे पास इतने मैसेजेस आ गए हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने ऑल्दो उसमें से कुछ मतलब 15-20 लोगों से तो बात करी है अभी तक, और दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी सरप्राइज्ड ऑल्सो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भाई पता तो सब लग ही जाता है ना उसमें। तो इट वॉज अमेजिंग। पर भाई मैं इतने लोगों को रिप्लाई कैसे करूँगा, आई डोंट नो। आई एम ट्राइंग। मेरे को लग रहा है 1000 लोगों के मैसेजेस तो होंगे भाई, गिन तो मैं सकता ही नहीं, इतने मैसेजेस मैं क्या बताऊँ। तो अब मेरा बर्थडे भी था, उसके मैसेजेस भी आ गए हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि मैं कैसे आप लोगों की हेल्प करूँ, किस तरह से कैसे हेल्प कर सकूँ। कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते हैं, ठीक है, और फिर करते हैं। तो पेशेंट रहिएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि कोई तरीका हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा है, ठीक है दोस्तों। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके बाय।